हम मुंबई के एक शहर में एक किराए के मकान में रहते हैं। मेरे पति अखिल एक कंपनी में काम करते हैं। मेरे दो बच्चों में से एक बच्चा यानी निधि से बड़ा लड़का अनिल तो अपने मामा के यहाँ पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पैसों की समस्या है। अभी मकान हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर बच्चों का करियर, उनकी शादी का काम आ पड़ेगा। ऐसे में खुद का मकान तो होने से रहा। एक दिन घर का काम निपटाते हुए रात के 11 बज गए थे। अखिल के आने का कोई अता पता नहीं था। हालांकि उसने मुझको फोन कर दिया था कि उसे आने में देर हो जाएगी, सो मैं खाना खाकर दरवाजा बंद कर सो जाऊं, उसका इंतजार ना करूं। एक चाबी उसके पास है, वह आकर दरवाजा खोलकर जो कुछ खाने को रखा है खाकर सो जाएगा। ये जानते हुए भी मैं अखिल के आने का इंतजार में करवट बदल रही थी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर उसके आने में कितनी देर होती है, जबकि बेटी निधि सो चुकी थी। समय काटने के लिए मैंने मोबाइल पर पुराने गाने लगा दिए थे, जिन्हें सुनते सुनते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। एकाएक मेरी नींद टूटी। अखिल अभी भी नहीं आया था। कोई काम धाम नहीं है, ये सब बहानेबाजी है, मैंने मन ही मन सोचा। दरअसल अखिल उस मीना के चक्कर में है, जिससे वह उससे एक बार मिलवा भी चुका था। मुझसे वह घड़ी आज भी भुलाई नहीं भूलती। कितना जोश में आकर उसने परिचय कराया था, इनसे मिलो अनिता, यह मेरे ऑफिस में ही है, हमारे साथ काम करने वाली मीना, बहुत अच्छा स्वभाव है इनका। और मीना, ये है मेरी पत्नी अनिता। मुझको शक हो गया था, एक पराये औरत के प्रति ऐसा खिंचाव, और तो और बाद में वह उसे छोड़ने भी गया था। चाहता तो किसी बस में बिठाकर विदा भी कर सकता था, पर नहीं। मैंने उठकर मोबाइल बंद कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। आखिर नींद लग ही गई। पता नहीं कितना समय हुआ कि मैंने अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस किया। मुझे लग गया था कि यह अखिल ही है। मैंने उसके हाथ को अपने सीने से हटाया और नींद में कहने लगी, सोने दो, नींद आ रही है। कहाँ थे इतनी देर से, समय से आना चाहिए। क्या करूं जान, कोशिश तो जल्दी आने को ही करता हूँ। अखिल ने मुझको अपनी ओर खींचते हुए कहा, आप मीना से मिलकर आ रहे हैं ना? मैंने अपने आप को छुड़ाते हुए ताना सा कसा। इतनी अच्छी है तो मुझसे शादी क्यों की, कर लेते उसी मीना से। छोड़ो भी ना, ये भी कोई समय है इसी बातों का। आज मूड अच्छा है, आओ ना। तुम्हारा तो अच्छा मूड है, पर मेरा तो मूड नहीं है। चलो सो जाओ प्लीज। मैं दूसरी ओर मुंह करके सोने की कोशिश करने लगी। तुम पत्नियां भी ना कब समझोगी अपने पति को? अखिल ने निराश होकर कहा। पहले तुम मेरे हो जाओ। तुम्हारा ही तो हूँ बाबा, पिछले 10 सालों से तुम्हारा ही हूँ। अनिता, मेरा यकीन मानो। तो सच बताओ, इतनी देर तक उस मीना के साथ ही थे ना? देखो, जब तक मैं उस कंपनी में था उसके पास था। जब मैं वहां से जॉब छोड़कर दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो अब वह यहाँ भी कहाँ से आ गई? मुझे तो यकीन नहीं होता। जल्द ही सब तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगा, ठीक है? अच्छा, अब तुम मान जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। तुम एक नंबर के झूठे हो। मैं कई बार तुम्हारा झूठ पकड़ चुकी हूँ। तो तुम नहीं मानोगी। जब तक मुझे पक्का यकीन नहीं हो जाता, मैंने कहा। तो तुम्हें यकीन कैसे होगा? बस सच बोलना शुरू कर दो और समय से घर आना शुरू कर दो। अच्छी बात है, कोशिश करता हूँ। रंग में भंग पड़ता देख अखिल ने अपने कदम पीछे खींच लेने में ही भलाई समझी। वह नहीं चाहता था कि बात आगे बढ़े। वह भी करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। मेरा अखिल के प्रति यही नहीं था। दरअसल कुछ महीने पहले की बात है। मैं और अखिल निधि के साथ शहर के एक बड़े पार्क में घूमने गए थे, जहां वह मीना के साथ भी घूमने जाता था। वहां से वे अपने परिचित होटल वाले के यहाँ नाश्ता करने के लिए चले गए। होटल वाले ने सहज ही पूछ लिया था कि आज आपके साथ वो छोटे हेयर कट वाली मैडम जी नहीं है। बस ये सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई थी और घर लौटकर मैंने अखिल की अच्छे से खबर ली थी। अखिल ने लाख सफाई दी पर मैं नहीं मानी थी। जैसे तैसे आगे ना मिलने की कसम खाकर अखिल ने अपना पीछा छुड़ाया था। मेरी बातों में सच्चाई थी, इसलिए अखिल कमजोर पड़ता था। अखिल मीना के चक्कर में इस कदर पड़ा था कि वह चाहकर भी खुद को मीना से अलग नहीं कर पा रहा था। अब एक ही रास्ता था कि मीना शादी कर ले और अपना घर बसा ले,
पर एक तरह से मीना ये जानते हुए कि अखिल शादीशुदा है, वह खुद को उसे सौंप चुकी थी। अखिल में उसे पता नहीं क्या नजर आता था। यहाँ तक कि जब मैं गांव में कुछ दिनों के लिए अपने भाई के यहाँ जाती तो मीना मेरे घर आ जाती और फिर दोनों मजे करते। पर मुझको किसी तरह इस बात की भनक लग गई थी, इसलिए मैंने अब भाई के यहाँ जाना कम कर दिया था। मैं संबंधों की असलियत को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि जहाँ एक और मैं माँ बनने के बाद अखिल से प्यार में कम दिलचस्पी लेती थी या लेती ही नहीं थी, वहीं दूसरी ओर अखिल अब भी मुझसे पहले वाले प्यार की उम्मीद रखता था। उसकी तो इच्छा होती थी कि हर रात सुहाग रात हो, पर जब मुझसे उसकी मांग पूरी नहीं होती तो वह मीना की तरफ मुड़ जाता था। इस तरह अखिल का मीना से जुड़ाव एक मजबूरी था, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने मीना वाली सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी थी। मेरे सामने ये जो मीना वाली उलझन है, इसे मैं खुद ही सुलझा लेना चाहती थी। अगले दिन अखिल ने काम पर जाते हुए मेरे हाथ में 1000 रुपये रखे और मुस्कुराते हुए मेरी कलाई सहलाने लगा। मैंने आंखें चौड़ी की। अखिल सहमते हुए बोला, डार्लिंग आज साप्ताहिक मंडी है, सब्जी के लिए पैसे दे रहा हूँ, भूलना मत वरना फिर रोज दाल चावल खाने पड़ेंगे। ये कहते हुए टीवी देख रही निधि को प्यार से अपने पास बुलाते हुए उसने शाम को कुल्फी खिलाने का वादा किया और अपने बैग को थामते हुए बाहर निकल गया। मैं दरवाजा बंद कर अपने काम में जुट गई। कामकाज खत्म कर निधि को पढ़ाई की हिदायत देकर बड़ा सा झोला उठाए मैं दरवाजा लॉक करके बाजार की ओर निकल गई। मुझे निधि के चलते घर जल्दी लौटने की फिक्र थी। अभी मैं कुछ सब्जियां ही ले पाई थी और एक सब्जी का मूल भाव कर ही रही थी कि किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटी तो एक अजनबी औरत को देखकर अचरज करने लगी। तुम अनिता ही हो ना? उस अजनबी औरत ने मुझको हैरानी में देखा तो पूछा। जी, पर आप कौन? अरे मोना दीदी आप, दरअसल आपको बहुत दिनों में देखा तो। झड़प में मैंने मोना दीदी के पैर छू लिए। सही पहचाना तुमने। कितनी कमजोर थी तुम पढ़ने में जब तुम मेरे घर पढ़ाई करने आती थी। इसी से तुम मुझे याद हो, वरना एक टीचर के पास से कितने स्टूडेंट पढ़कर निकलते हैं, कितनों को याद रख पाते हैं हम लोग। आशीर्वाद देते हुए मोना दीदी ने कहा, मेरा घर यहाँ नजदीक ही है, आइए ना घर चलिए। मैंने कहा, नहीं नहीं, फिर कभी, अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ और पास की कॉलोनी में रहती हूँ। लो ये है मेरा विजिटिंग कार्ड, घर आना खूब बातें करेंगे, अभी इस वक्त थोड़ा जल्दी है, वरना रुकती। अच्छा चलती हूँ। मैंने कार्ड पर लिखा पता पढ़ा और अपने पास में रखकर सब्जी के लिए आगे बढ़ गई। मैंने तय किया कि मैं अगले दिन मोना दीदी से मिलने उनके घर जरूर जाऊंगी। मुझे लगा कि मोना दीदी मेरी उलझन को सुलझाने में मदद कर सकती हैं। अगले दिन सारा काम कर मैं निधि को पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली के पास छोड़कर मोना दीदी के घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर मैंने डोर बेल बजाई तो दरवाजा खोलने वाली मोना दीदी ही थी। आओ कहकर अपने साथ अंदर ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया। मोना दीदी ने पूछा, कहो क्या बात है अनिता, सब कुछ ठीक ठाक है? जिंदगी किस तरह चल रही है, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे? मैं फिर जो शुरू हुई तो बोलती चली गई। मोना दीदी बड़े गौर से सारी बातें सुन रही थी। उन्हें लगा कि मेरी परेशानी हल करने में अभी भी एक टीचर की जरूरत है। अपनी उलझन बता देने से मैं काफी हल्का महसूस कर रही थी, जैसे कोई सिर पर से बोझ उतर गया हो। मोना दीदी ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। अपना सब्र बनाए रखना, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना जिससे घर बर्बाद हो जाए। आखिर ये दो बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। तो बताओ ना दीदी, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। देखो अनिता, समस्या होती तो छोटी है, केवल हमारी सोच उसे बड़ा बना देती है। एक तो तुम अपनी तरफ से किसी तरह से अखिल की अनदेखी मत करो, उसे सहयोग करो। आखिर तुम बीवी हो उसकी। अगर वह तुमसे प्यार चाहता है तो उसे दो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रहा सवाल मीना का, तो इतना समझ लो कि इस मामले में जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी। मैं अब आपके भरोसे हूँ दीदी। अच्छा चलती हूँ, क्योंकि घर पर निधि अकेली है। बिल्कुल जाओ, अपना फर्ज अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाओ। मैं अब ठीक थी। मुझे लगा अखिल पर से अब मीना का साया उठ जाएगा और मेरी जिंदगी में खुशहाली छा जाएगी।
शाम को जब अखिल घर लौटा तो उनके साथ एक साहब भी थे। अखिल ने मुझसे उनका परिचय कराया और बताया, आज जब मैं एक बड़े मॉल में ऑफिस के काम से गया था तो वहां पर इनसे मुलाकात हुई। इन्हें अपने काम के लिए एक मैनेजर की सख्त जरूरत है। इन्हें मेरी बातें पसंद आई तो कहने लगे कि तुम में मुझे मैनेजर की सारी खूबियां दिखती हैं। मैं तुम्हें अपने यहाँ मैनेजर की पोस्ट ऑफर करता हूँ। अच्छी तनख्वाह, फ्लैट, गाड़ी, सब सहूलियत मिलेंगी। मैंने इनसे कहा कि अपनी पत्नी से बात किए बिना मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, इसलिए इन्हें यहाँ ले आया हूँ। क्या कहती हो, क्या मैं इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? पहले तुम कुछ दिनों के लिए वहां जाकर सारा काम काज देख लो, समझ लो, अच्छा लगे तो स्वीकार कर लो, मैंने खुश होते हुए कहा। मुझको यह अच्छा लगा कि अखिल कितनी तवज्जो देते हैं मुझे। आज पहली बार मुझे लगा कि अब तक मैं अखिल से बुरा बर्ताव करती रही, वह भी सिर्फ एक मीना के पीछे, और यह उलझन भी अब मुझे सुलझते नजर आ रही थी। अखिल वहां काम करने चला गया। रोज रात को मुझसे बात करने का नियम था उसका। मैं भी बातचीत में पूरी दिलचस्पी लेती। प्रतिदिन के कामकाज के बारे में, मालिक के बर्ताव के बारे में वह सब कुछ बताता। नए मिलने वाले फ्लैट जो वह देख भी आया था के बारे में बताया। मैंने झटपट मोना दीदी के घर की ओर रुख किया। उन्हें अखिल के नई जॉब और वही शिफ्ट होने के बारे में बताया। मोना दीदी के मुंह से निकला, तब तो तुम्हारी सारी उलझने अपने आप ही सुलझ रही है अनिता। जब तुम लोग शहर ही बदल रहे हो तो मीना इतनी दूर तो वहां आने से रही, सब कुछ इतना जल्दी तय हुआ कि मेरा इस पहलू की ओर ध्यान ही नहीं गया। मोना दीदी के इस बात में दम था। एक तीर से दो शिकार हो रहे थे। अब इसके पहले कि मीना के पीछे अखिल का मन पलट जाए, मैंने वहां जाना ही सही समझा। फिर पूरी गृहस्थी के साथ अखिल ने शिफ्ट कर लिया। अपने बेटे अनिल को भी अपने पास बुला लिया। मैं नए शहर में नया घर देखकर आई थी। ऐसे ही घर का तो मैंने कभी सपना देखा था। दोनों बच्चे तो ये सब देखकर चहक उठे। अखिल में शुरू शुरू में उदासी जरूर नजर आई। मैं समझ गई थी ऐसा क्यों है, पर मैंने अब अपना प्यार अखिल पर उड़ना शुरू कर दिया था। एक शाम जब अखिल काम से घर लौटा तो बुझा बुझा सा था। अगले ही दिन दोपहर में कामकाज से फुर्सत पाते ही मैंने मोना दीदी को फोन घुमा दिया। तब मोना दीदी ने मुझे ये सूचना सुनाई कि मीना की शादी हो गई है। ये सुनकर मैं उछल पड़ी। थैंक यू, बस इतना ही कह पाए मैं और फोन बंद कर बिस्तर पर बिछ गई। अब मुझे अखिल के बुझे चेहरे की वजह भी समझ आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। कस्तई की गाड़ी बिना रुकावट एक बार फिर पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।